Good morning, students. We are discussing your chapter State of Matter. In last lecture, we have discussed about the van der Waals forces. There are many types of weak forces which exist among the molecules, not in atom. Those are working in molecules. Now the second important term that we will discuss here, that is thermal energy. Thermal means related to heat. It means if we are providing a temperature to any system, then what happens? Its energy increases. Energy means particles get the energy, and they either accept it in the form of internal energy, or they use it in the form of kinetic energy. तो यहाँ हम मेनली काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही जो थर्मल एनर्जी है उसकी हम बात करेंगे। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कई टाइप की मोशन होती हैं। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड में केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है। लिक्विड है उसमें सारे मोशन होते हैं, लेकिन उसमें वीक मोशंस होते हैं। और जो गैस है उसमें सारे ही हमारे ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल्स, है ना, 3 टाइप्स के मोशंस पॉसिबल हैं और वो काफ़ी स्पीडली होते हैं। थर्मल एनर्जी को हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, दैट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। और ये किस पर डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, है ना। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, पार्टिकल्स का मोशंस इंक्रीज़ होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारे 2 फैक्टर्स हो गए। एक हमने van der Waals फोर्सेस के बारे में बात की, और दूसरा हमारा दैट इज़ थर्मल एनर्जी। van der Waals फोर्सेस और थर्मल एनर्जी, इन दोनों का हम रोल समझते हैं। ये सब्सटेंस की स्टेट को कैसे अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करते हैं? जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्लोज लाने का काम करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है ना, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो वो क्या करेंगे? इनको क्लोज लेकर के आएंगे, है ना, अट्रैक्ट करते हैं। जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे उतना ही वो क्या होगा? टेंड करेगा। क्या टेंड करेगा? कि गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या होगा? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ये काम कौन करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होता है इनकी वजह से। और थर्मल एनर्जी है वो क्या करती है? दैट thermal energy of the molecule is reduced by lowering the temperature. The gases can be very easily liquefied. अगर हम क्या करें? थर्मल एनर्जी को कम करें। थर्मल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर। तो अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, है ना, तो टेम्परेचर को कम कर देंगे तो उससे क्या होगा? पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी, है ना। उनमें कम मूवमेंट होंगे। जो 3 मोशंस थे वो पहले कम होगा, तो वो क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, है ना, सॉरी, गैस से लिक्विड में आ जाएगा। और लिक्विड से अगर हम और कम टेम्परेचर कर दें तो फिर वो सॉलिड में भी आने की पॉसिबिलिटी है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो थर्मल एनर्जी प्रेडोमिनेट्स ओवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द सब्सटेंस वुड चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। देखिए, इसको समझिए, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस,
है ना। अगर थर्मल एनर्जी हमारी प्रीडोमिनेट करती है, थर्मल एनर्जी की वैल्यू है ना TE इज़ ग्रेटर देन वान डर वाल फोर्सेस, जितने भी हमारे फोर्सेस हैं अगर उनसे इसकी वैल्यू हाई है, किसकी, थर्मल एनर्जी की, तो क्या होगा, हमारा सब्सटेंस टेंड करेगा, क्या टेंड करेगा कि या तो लिक्विड में जाए या फिर वो गैसियस स्टेट में जाए। ठीक है। अब इसके अपोजिट हम देखें कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर प्रीडोमिनेट कर रहे हैं, है ना, इसका मीनिंग क्या है कि वान डर वाल फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और टेम्परेचर यानी जो उसकी वजह से जो एनर्जी मिल रही है थर्मल एनर्जी, वो हमारी क्या है, लेस है। तो हमारा जो टेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हमने दो इम्पोर्टेंट टर्म पढ़े, एक तो वान डर वाल फोर्सेस यानी जो कि इंटरेक्शन फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, और सेकंड हमने यहाँ स्टडी किया दैट इज़ थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल एनर्जी की हम बात करें तो थर्मल एनर्जी अगर इंक्रीज़ होती है तो गैसियस स्टेट प्रीडोमिनेट करेगी, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तो हमारी सॉलिड स्टेट डोमिनेट फॉर्म में रहेगी, है ना। देखिए ये बहुत ही अच्छा एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है, ये आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है अभी तक जो हमने स्टडी किया है ना, उसकी ये समरी बताता है कैसे। अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है ना, तो हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से फाइनली मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ती जा रही बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो सब्सटेंस किस स्टेट में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा फाइनली। अब इसके अपोजिट देखें, अगर मान के चलिए जो इंटरेक्शन एनर्जी यानी इंटरेक्शंस, वान डर वाल इंटरेक्शंस हैं, है ना, अगर वो प्रीडोमिनेट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर फिर अपोजिट हो जाएगा कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड फाइनली सॉलिड में, और जो फाइनल स्टेट हमारी होगी दैट विल बी सॉलिड। ठीक है। तो ये एक तरीके से टू अपोजिट फोर्सेस हैं किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, है ना। अगर थर्मल एनर्जी क्या करता है, गैस की तरफ लेकर के जाता है, और जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं वो कहाँ लेकर के जाते हैं, सॉलिड की ओर। इस तरीके से हमारी स्टेट ऑफ द मैटर डिफाइन होती है। तो हमने बात की थी एक्चुअल में 3 स्टेट होती हैं हमारी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम फर्स्ट स्टेट जो कि गैसियस स्टेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने कंपेयर की थी, किस तरीके से सॉलिड लिक्विड से, लिक्विड गैस से डिफ़र करता है। तो देखिए ये सबसे हमारी क्या है, सिंपलेस्ट स्टेट है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो काफ़ी डिस्टेंस पर रहते हैं, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स जनरली काम नहीं करता भी है तो बहुत ज़्यादा वीक, है ना, जिसे हम कह सकते हैं लंदन फोर्सेस हैं वो वर्क कर सकते हैं। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, और अगर हम इसमें प्रेशर लगाएं तो ये बहुत हाईली क्या होंगी, कंप्रेस्ड हो जाएंगी, है ना। बड़े आसानी से इनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है ना। जब स्पेस होगा तो हम क्या करेंगे, इजीली इनको कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस एक्सपेंड विदाउट लिमिट, इनकी कोई लिमिट नहीं है, उस लिमिट तक हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड दे एक्सर्ट प्रेशर। देखिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि एक आपने जेम्स वाट वाला एक्सपेरिमेंट स्टडी किया होगा, है ना, वहाँ पर भी वेपर फोर्सेस के बारे में बात की जाती है। रेलवे इंजन है जो स्टीम से उसको पुश करता है ना। इसी तरीके से आप जैसे घर में कोई चीज़ बॉयल करते हैं, वेपर्स बनती हैं, तो उससे लिड हमारा ऊपर चला जाता है ना, तो वो
गैसियस स्टेट की वजह से ये। और आप देखते हैं कि जो हमारा बैलून है ना, बैलून जब तक उसमें एयर नहीं होती तो वो क्या है, इस तरीके से शेप में होता है ना, इस तरीके से ऐसे। लेकिन जब हम उसमें एयर फिल कर देते हैं तो उसके बाद उसकी जो शेप है दैट इज़ लाइक दिस, है ना, इस तरीके से। तो मीनिंग क्या हुआ कि जब हमने इसके अंदर गैस फिल की, है ना, गैस के पार्टिकल्स इसमें फिल किए, तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसकी वॉल पर प्रेशर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, स्वेलिंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है। एंड गैसेस डिफ्यूजेज रैपिडली थ्रू ईच अदर टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। गैसेस डिफ्यूज कर सकती हैं। डिफ्यूज का मीनिंग है कि एक प्लेस से जहाँ उनकी कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से वो मूव करती हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन लेस है, हाई कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन में। अब देखिए, ये तो जनरल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने नेचर के बारे में पढ़ा गैस के में, लेकिन गैस के बिहेवियर को हमें स्टडी कैसे करना है ना। किसी चीज़ को अगर हम टू द पॉइंट क्वांटिटेटिवली जानना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिनके बेसिस पर हम उनको क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकें। तो फर्स्ट वन इज़ वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम एक पैरामीटर है। वॉल्यूम आपको बताइए क्या होता है ना। वॉल्यूम इज़ द स्पेस दैट ऑक्यूपाइज एनी सब्सटेंस, एंड इसको हम मेजर कर सकते हैं लीटर में, मिली लीटर में, या क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर, है ना। ये बहुत फेमस और या कह सकते हैं पॉपुलर यूनिट्स हैं वॉल्यूम को मेजर करने की। ठीक है। इसमें एक ये रिलेशन है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, या 1 लीटर को ही 1 DMQ बोलते हैं। जब भी आप IIT का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ लीटर नहीं मिलेगा, वहाँ आपको DMQ मिलेगा, है ना। और DMQ किसका यूनिट है? DMQ हमारा क्या है, डेसीमीटर, है ना। Q का मतलब क्या है, वॉल्यूम हमारा 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, है ना। ऐसा नहीं होता है, बल्कि वॉल्यूम कैसे, इससे आएगा हमारा। ठीक है। जो क्यूब है, तो जब क्यूब को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर सब में क्यूब चलेगा। अब इसका ऐसा यूनिट जो होता है दैट इज़ मीटर क्यूब, MQ, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। और CGS यूनिट इसकी क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर क्या हो गया कि हम मेज़र कर रहे हैं गैस कितनी है, तो उसको किस में मेज़र करेंगे, वॉल्यूम में, है ना। कि आपके घरों में जो सिलेंडर आता है दैट इज़ ऑल्सो हैज़ सम वॉल्यूम, है ना, लेकिन आप उसे केजी में मेज़र करते हैं, तो वो सही मेथड नहीं है। वो एक तरीके से हम कन्वर्जन फैक्टर वहाँ पर यूज करते हैं कि इतना वॉल्यूम उसके अंदर होगा इतनी गैस का, तो वो इतने केजी होगी, है ना। लेकिन एक्चुअल में हम उसको सही जो मेज़र करते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। एंड सेकंड पैरामीटर इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना, M इंटू A, इट इज़ फोर्स, एंड अपॉन एरिया इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ प्रेशर। अब देखिए, प्रेशर के बारे में कुछ बातें हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। क्या कि अगर हम प्रेशर किसी भी गैस का प्रेशर है तो वो प्रेशर किसकी वजह से होता है ना। जैसे मैंने अभी बताया था, जो बैलून है, बैलून ये हमने क्या किया, सोलन कंडीशन में से लेकर के आए और इसके अंदर क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं।
है ना। क्या आप ये सोचते हैं कि गैस के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है? नहीं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर गैस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। उसकी वजह से इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में, है ना। और जब ये मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो बैलून की वॉल है ना, बैलून की वॉल, उस वॉल पर क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जब बैलून की वॉल पर प्रेशर क्रिएट होता है ना, वही हमारा गैस का प्रेशर होता है। तो वो किस वजह से आता है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी गैस पार्टिकल्स। अब यहाँ पर देखिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस। या हम इसको दूसरे तरीके से बात करें कि अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, किसी गैस हमने कंटेनर में लिया और उसका टेम्परेचर हम बढ़ाने लग जाएं, तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो मोशन इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब मोशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी वॉल पर सेकंड नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। उस पर जो टक्कर होती हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। और जब कॉलिजन्स इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, उससे अल्टीमेटली उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी से मोशन इंक्रीज़ होती है, मोशन से कॉलिजन्स इंक्रीज़ होती हैं, और कॉलिजन से प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया आपका कि प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा गैस का, ठीक है। यानी प्रेशर हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कम है तो गैस का प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो गैस के मोशन बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेशर की यूनिट जितनी ज़्यादा फिज़िक्स में इम्पोर्टेंट है उतनी ही ये केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट आपको लर्न होनी चाहिए, सारी फिजिकल क्वांटिटी या जो भी आपकी न्यू पैरामीटर्स आप स्टडी करेंगे, क्योंकि यूनिट का हाफ मार्क्स होता है ना। और बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो ये स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपने यूनिट को मेंशन किया है या नहीं। अगर नहीं मेंशन करोगे तो हाफ मार्क्स उसका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एटमॉस्फेरिक में भी मेजर करते हैं, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या बार, है ना। इनमें क्या रिलेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट ये टेबल है, इसको आप लर्न कर लेना, है ना। ये जो टेबल है ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, है ना। इसको थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ कि कैसे याद करना है ये रिलेशन। तो देखिए 1 एटमॉस्फेयर होता है 76 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। और एक 1 सेंटीमीटर में हमारे कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करेंगे तो ये 76 कितना हो जाएगा, 760, ठीक है। और जो 760 Hg है उसी के इक्वल होता है 760 टोर। और जो 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो हमारा होता है 1 बार, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार दोनों सेम होते हैं। और ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का 1/10⁵ टाइम लेस होता है। तो उसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको 2 थिंग्स हैं जो कि याद करनी है। 1 एटमॉस्फेयर में 76 cm Hg होते हैं और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल होते हैं। बाकी सब आपका उसी रेशो में है, सिंपल रेशो में। अब देखिए यहाँ पर जो इसका SI यूनिट है प्रेशर का, दैट इज़ पास्कल, है ना। और कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 न्यूटन एक्ट पर यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। तो थर्ड पैरामीटर, अभी तो हमने 2 पैरामीटर स्टडी किए। पहला पैरामीटर कौन सा था, वॉल्यूम, है ना। एंड सेकंड वन
प्रेशर। नाउ द थर्ड वन दैट इज़ टेम्परेचर। ठीक है, अब हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं। तो टेम्परेचर को जो मेजर हम करते हैं एक्चुअल में इसकी 3 यूनिट होती हैं। एक डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, और दूसरी इसकी केल्विन है। और आजकल कोरोना से आप लोग सभी अफेक्टेड हैं, है ना, तो उसको हम फ़ारेनहाइट में भी, डॉक्टर जो होते हैं वो फ़ारेनहाइट में इसको मेजर करते हैं, है ना। अब इसमें रिलेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। ठीक है, ये रिलेशन आपको लर्न रखना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू दी है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और फ़ारेनहाइट में दे रखी है और सेंटीग्रेड में करना है तब भी ये यूज होगा। अगर मान के चलिए आपको सेंटीग्रेड में दिया और केल्विन में चेंज करना है, तब आप ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, या केल्विन में दिया और सेंटीग्रेड में करना है तो ये यूज करेंगे। अब देखिए, केल्विन और सेंटीग्रेड के जो हमारा नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ 5, दोनों में सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, K-273, या K इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू होगी वो, और उसमें हम 273 ऐड कर देंगे। और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में करना है तो वहाँ पर फैक्टर F का 9 था और -32 हो रहा था, तो वो इधर जाके पॉजिटिव और अपॉन में ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं यूनिट्स में, और कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज़ मास, है ना। ये मास का मीनिंग क्या है कि उसमें कितनी एंटिटी है, कितने पार्टिकल्स हैं, उनकी एंटिटी क्या है ना। तो इसको हम ग्राम या किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, आपको पता है। और देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर यूनिट आ गई, दैट इज़ मोल्स ऑफ गैस। मोल्स ऑफ गैस को हम मेजर करते हैं N से, है ना। केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट मेजर किया जाता है वो मोल्स के टर्म में किया जाता है ना। और ये क्या, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, या गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन अपॉन मोलर। इसके बारे में आप डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना, तो यहाँ हम इसको ज़्यादा डिटेल आउट नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम बात करेंगे आपसे। देखिए, हमने क्या बोला आपको कि हम क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे, तो क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए पहले हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, है ना, फिजिकल पैरामीटर्स। उसके बाद कुछ लॉज आते हैं जो कि उन पैरामीटर्स को आपस में कोरिलेट करते हैं, है ना, कि प्रेशर अगर हम किसी गैस का इंक्रीज़ करें तो अदर पैरामीटर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या वॉल्यूम सेम रहेगा, क्या टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो ये जो आपस में कोरिलेशन होता है ना, दैट इज़ गैसियस लॉस, है ना, जो डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, गैस लॉस। तो देखिए, यहाँ लिखा है रिलेशनशिप विच डिस्क्राइब द जनरल बिहेवियर ऑफ गैस आर कॉल्ड गैस लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर कई साइंटिस्ट हैं जिसकी हम बात करेंगे। एक साइंटिस्ट हमारे बॉयल, और एक चार्ल्स, इसके अलावा एवोगैड्रो, है ना। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट वर्क किया गैस लॉज को डेवलप करने में, या कह सकते हैं कि गैस के बिहेवियर को स्टडी करने में। आज हम देखते हैं कि आपके घरों के आसपास जो कुकिंग गैस है उसकी पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, और कई सारे गैसियस पेट्रोल पंप हैं, CNG, है ना, वहाँ पर गैस की सप्लाई हो रही है, और बहुत स्मूथली हम सारी चीज़ों को ऑपरेट कर पा रहे हैं।
वो किस वजह से हो पा रही है, क्योंकि हम गैस के नेचर को अच्छी तरीके से जान गए हैं। अगर हम गैस के नेचर को न जाने, है ना, तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है ना। क्योंकि देखिए, हम गैस को ये भी देखते हैं कि जैसे हमारा, आपने देखा होगा कि कई जगह पर हाई स्पीड में जब हम अपने व्हीकल्स को चलाते हैं रोड्स पर, है ना, वो बनी हाई स्पीड के लिए होती हैं। अगर वहाँ हमने ज़्यादा गैस अपने टायर में ले ली तो उससे क्या होता है, वो ब्लास्ट हो जाता है ना। ख़ास तौर पर जब टेम्परेचर हाई होता है इन द टाइम ऑफ समर, तो उससे बचने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि गैस के बिहेवियर को हमें जानना ज़रूरी है कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। तो फर्स्ट लॉ है हमारा, दैट इज़ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारा वर्क करता है प्रेशर और वॉल्यूम में। किसमें? प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये क्या कहता है कि अगर हम किसी गैस के मोल्स को कांस्टेंट रखें और उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर मान के चलिए हमने रूम टेम्परेचर ले लिया, है ना, तो क्या होता है कि उसका जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है 1/V, ये क्या बता रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। या इसके अपोजिट हम बात करें कि वॉल्यूम को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ से हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि V को इधर ले जाएं, है ना, तो ये क्या हो गया? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का जो मल्टीपल है दैट इज़ कांस्टेंट, है ना। वो भी हम यहाँ पर अभी समझेंगे किस तरीके से कांस्टेंट आता है। अच्छा, हमने कई सारे मतलब ऐसे टर्म्स फिजिक्स में भी देखे हैं। जब कांस्टेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? P1V1 इक्वल टू P2V2, है ना। अगर हम एक प्रेशर और वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, है ना, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड होगा वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? वहाँ डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। फाइनली हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको ग्राफिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ग्राफ आप कॉपी में बनाएंगे, है ना, साफ साफ देखिए, ये वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया है, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लिया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक सिस्टम है ना। कैसा सिस्टम है? पिस्टन वाला सिस्टम है। इसके ऊपर हमने वेट रखा है, तो वेट से क्या है? प्रेशर सिस्टम पर, है ना, इंसर्ट हो रहा है, तो इस पर कोई वॉल्यूम है V1। अब हमने क्या किया, ये जो वेट था अभी सिंगल था, इसको हमने डबल कर दिया, और जब ये डबल हो गया तो डबल होने पर क्या हुआ? जो वॉल्यूम था वो हमारा पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया? हाफ हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। आप प्रैक्टिकली कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, है ना। बैलून है, बैलून को हाथ से दबाइए, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो वॉल्यूम है वो हमारा इंक्रीज़ है और यहाँ वॉल्यूम कम है, लेकिन प्रेशर यहाँ पर हमारा हाई है और यहाँ प्रेशर कम है। तो इससे बॉयल्स का लॉ हमारा फॉलो होता है। अब देखिए, ये 3 इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अगर प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम है, यहाँ 0 है, यहाँ 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा। देखिए प्रेशर ऐसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। हमने प्रेशर को 3 टाइम इंक्रीज़ कर दिया तो वॉल्यूम कहाँ आ गया? 10 के आसपास आ गया, ठीक है। और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करके 1 पर ले आएँ तो वॉल्यूम हमारा कहाँ चला गया? ये आ गया 30 के आसपास, है ना। प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ होगा। ये कौन सा रिलेशन बता रहा है? P प्रोपोर्शनल टू 1/V।
अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या किया, वॉल्यूम का रिलेशन देगा ऑलरेडी 1/p, यानी उसका हमने अपोजिट कर दिया। हमने ये मान लिया कि हाँ ये कैसे बिहेव करेगा, इसके अपोजिट बिहेव करेगा, है ना, यानी इसकी जो वैल्यूज़ दी है वो हमने अपोजिट करके ले ली। तो अब जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा, क्योंकि इसका अपोजिट तो वो होता ही है। देखिए क्या है यहाँ पर, p प्रोपोर्शनल टू 1/v, और ये हमने डायरेक्टली ले लिया यहाँ पर। तो इसमें और इसमें जो रिलेशन है वो कैसा है, प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ पर हमें लीनियर मिलेगा। अब देखिए थर्ड वाला जो हम बात कर रहे थे, ये बॉयल्स लॉ का है ना, मैथमेटिकल फॉर्म आ गया, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले लें तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए हमने प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन लिया, जब इसको हम ड्रॉ करते हैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में तो एक कांस्टेंट लाइन मिलती है जो कि इसके पैरेलल होती है, किसके, प्रेशर के, है ना। और यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, इन सब ग्राफ में क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो माने कांस्टेंट, आइसो मीन्स कांस्टेंट, और थर्म माने टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ हैं वो कैसे ग्राफ हैं, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म, क्या बोलेंगे इनको, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म। ये किस में मिलते हैं, बॉयल्स के में मिलेंगे। ये यहाँ पर वो तीनों जो हमने ग्राफ देखे थे उसके बारे में बताया गया है ना। पहले वाले केस में हमें क्या है, रेक्टेंगल हाइपरबोला मिल रहा है, प्रेशर के इंक्रीज़ होने पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। सेकंड वाले में हमें लीनियर स्ट्रेट लाइन मिल रही है, क्योंकि वो कैसी है, p प्रोपोर्शनल टू 1/v। और थर्ड वाले में हमें कांस्टेंट पैरेलल लाइन मिल रही है, क्योंकि पी वी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखनी है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो सेम मिलेगा क्या, है ना। तो इसका आंसर क्या है, नो, नो, सेम नहीं मिलेगा, बल्कि क्या है, वो अलग अलग मिलेंगे। और वो क्या होंगे, सारे एक रेशो में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। मान के चलिए हमारा जो टेम्परेचर है पहले कितना है, T1 है, फर्स्ट टेम्परेचर कितना है, T1 हमारा लो टेम्परेचर है ना। तो जब लो टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम भी उसका कम होगा, और जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया T1 से T2, और T2 हमारा क्या है, T1 से बड़ा है, T2 हमारा क्या है, T1 से बड़ा है। और जब T2 की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। आप कभी भी देख लीजिए, कोई कंटेनर लीजिए, उसमें है ना, जैसे हम वाटर ही ले लें, वाटर की वेपर बना रहे हैं, और टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो वेपर हमारी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और उसको अगर हम किसी बंद कंटेनर में लें तो वो क्या होगा कि वॉल्यूम उसका ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। और टेम्परेचर से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जो कॉलिजन्स हैं कंटेनर में वो भी इंक्रीज़ होंगी, तो प्रेशर भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही रेस्पेक्ट में ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अपसाइड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। वही सारी चीज़ें हम इन दोनों ग्राफ में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका लॉग फॉर्म भी आपको दिया हुआ है, पी वी इक्वल टू के टी होता है, उसका हम लॉग ले लें तो लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू लॉग के, हाँ, या इसको शिफ्ट कर दें तो लॉग पी इक्वल टू लॉग के माइनस लॉग वी। और इनमें जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमें इस तरीके से एक लाइन मिलती है, ठीक है। ये आपसे कभी कभी कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि लॉग पी और लॉग वी में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो किस तरीके का मिलेगा, है ना। ये लॉग पी आ गया हमारा, लॉग वी आ गया, और लॉग वी की वैल्यू वो इसके इंटरसेप्ट से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। तो देखिए बॉयल्स लॉ का एक सिग्निफिकेंट ये है कि जब हमारा मास और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो डेंसिटी ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी का रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी क्या है,
प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे उतना ही प्रेशर हाई होगा। और डेंसिटी का एक रिलेशन वो आपको पहले ही पता है, m/v है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ हम डेंसिटी का रिलेशन प्रेशर के साथ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के साथ तो हमें पहले इससे ही पता है। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, है ना, माउंटेन्स पर जब जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो प्रेशर कम होने से क्या होगी, एयर की जो डेंसिटी है ना, ऑक्सीजन गैस वहाँ कम हो जाती है। तो इस वजह से जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेकर के जाते हैं। ठीक है, ताकि हमें स्मूथली ऑक्सीजन वहाँ पर मिलती रहे। तो देखिए, आज हमने 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स को डिस्कस किया। फर्स्ट तो हमने पढ़ा यहाँ पर थर्मल एनर्जी और वान डेर वाल फोर्सेस में, है ना, किस तरीके से वो स्टेट ऑफ मैटर को अफेक्ट करते हैं। और दूसरा हमने यहाँ पर स्टडी किया गैसियस लॉ क्या होते हैं, है ना, और साथ में हमने पैरामीटर्स को भी स्टडी किया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, मोल्स। और थर्ड हमने गैस लॉ में बॉयल्स लॉ, उसके ग्राफ्स, है ना, और उसके सिग्निफिकेंट के बारे में, और कई सारे हमने फार्मूलाज भी यहाँ पर स्टडी किए। ठीक है, आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, बॉयल्स लॉ के ऊपर आपकी बुक्स में दिए हैं, है ना, उनको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।